अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट। मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाज़रीन, आज गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के बाद गवर्नर पंजाब ने भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जवाबी ख़त लिखकर इलेक्शन की तारीख देने के बजाय इलेक्शन के इल्तवा के लिए उन्होंने ये कहा है कि इलेक्शन कमीशन मुशावरत करे तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ और इम्पॉर्टेंट बात यही है कि दोनों गवर्नर्स ने इंतखाबात की तारीफ देने से गुरेज किया है अपने जवाबी ख़त में। इस पर नाज़रीन, इमरान खान साहब ने आज कहा है कि अगर कोई 90 दिन के अंदर इंतखाबात नहीं करवाएगा तो उस पर सीधा सीधा आर्टिकल 6 लगेगा। ताहम उन्होंने ये भी कहा कि अभी सानहा पेशावर के शहदा की तदफीन मुकम्मल नहीं हुई थी। गवर्नर KP ने ख़त लिख दिया इलेक्शन कमीशन को कि इंतखाबात नहीं हो सकते। उन्होंने कहा, ये क्या माजरा है। और नाज़रीन, ये जो मुल्क के अंदर दहशत गर्दी दोबारा से सर उठा रही है, इस पर काफ़ी ज़्यादा पिछले 2-3 दिन से डिबेट चल रही है। तहरीक इंसाफ जो है वो मौजूदा गवर्नमेंट को मरूद इल्ज़ाम ठहरा रही है। मौजूदा गवर्नमेंट जो है वो PTI के दौरे हुकूमत को मरूद इल्ज़ाम ठहरा रही है कि वो जिम्मेदार है मुल्क के अंदर दहशत गर्दी की हालिया लहर के। तो असल में जिम्मेदार कौन है? प्राइम में इसका अहाता करने की कोशिश करेंगे। और नाज़रीन, इमरान खान साहब ने आज आसिफ अली जरदारी साहब को भी चैलेंज दे दिया है। उन्होंने कहा है कि मुझे बड़ी खुशी है कि आपने मेरे खिलाफ फरजाने का दावा किया है, मैं अदालत के अंदर आके आपको इसका जवाब दूंगा। और उन्होंने कहा कि आसिफ जरदारी जो है वो हल्फ उठाएं कुरान के ऊपर कि उन्होंने कोई कत्ल नहीं किया। उन्होंने कहा, सारी मैं इतनी मोटी किताब लेके आऊँगा उनके खिलाफ शवाहिद की जो उन्होंने माजी के अंदर किया है। और इसके अलावा नाज़रीन, मरीम नवाज साहबा ने अपनी कैंपेन भी लॉन्च कर दी है और पार्टी की तंजीम नो की मुहिम भी स्टार्ट कर दी है जो कि 28 मार्च तक जारी रहेगी। लेकिन उन्हें बड़े चैलेंज का सामना है। पार्टी के अंदर बड़ी तकसीम है, बड़े इख्तलाफात हैं। उनके सीनियर नायब सदर बनने पर शायद हकान अब्बासी साहब के हवाले से खबर आज सुबह से चल रही है, कोई तरदीद नहीं आई कि उन्होंने पार्टी ओहदा छोड़ दिया है, मुस्तफ़ी हो गए हैं मरीम नवाज़ के खिलाफ एहतजाज करते हुए उनको ओहदा देने पर। और इसके अलावा जो महंगाई सबसे बड़ा चैलेंज उनके लिए है ही है कि महंगाई के होते हुए वो कैसे पार्टी को दोबारा से मोबिलाइज कर पाएंगी। ये तमाम मौज़ूआत आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। हमें इस्लामाबाद स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं मौलाना बख्श साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं उस्मान डार साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। और हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे सेनेटर अनवारुल्लाह काकड़ साहब, बाप पार्टी के रहनुमा हैं। उनसे हम बात करेंगे जो अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान की तरफ दहशतगर्दी की एक लहर हमने देखी कि दहशतगर्द पाकिस्तान के अंदर आए, दहशतगर्दी की हालिया जो लहर है इसके महरक़ात और इसके पीछे क्या सारा मामला है, माजरा क्या सारा है, कैसे बड़ी। आज खान साहब नाज़रीन एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, उन्होंने जो इख्तलाफात थे इस्टेब्लिशमेंट के साथ उस पर भी बड़ी खुल के बात की। उन्होंने कहा इख्तलाफात की जो वजूहात हैं, एक तो उन्होंने कहा कि बाजवा साहब NRO दिलवाना चाहते थे जो ये सियासतदान बाकी इन्हें, और दूसरा उन्होंने कहा कि जनरल फैज़ हमीद के DGI के ओहदे से हटाने के वाले से भी काफ़ी ज़्यादा इख्तलाफात थे हमारे उनके साथ। तो सबसे पहले ज़रा बात करते हैं इंतखाबात की ताख़ीर के हवाले से। तो आज पंजाब के गवर्नर ने भी ख़त लिख दिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, जवाबी ख़त लिखा है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि इकॉनमी और जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है इसके पेश नज़र बेहतर है कि इलेक्शन कमीशन तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत करे, तमाम पोलिटिकल पार्टीज़ को एंगेज करे कि इलेक्शन कब होना चाहिए। वो भी तारीख नहीं दे रहे। उन्होंने एक खत में ये भी लिखा कि उन्होंने चूँकि असम्बली के तहलील के अमल का वो हिस्सा नहीं बने तो इसलिए वो पाबंद नहीं आइन की आर्टिकल 105(3) के तहत इंतखाबात की तारीख देने के। तो इस पर खान साहब ने तो आज बड़ी क्लियर उन्होंने इस पर अपना रद्द-ए-अमल दिया है कि उन्होंने कहा इलेक्शन की तारीख जो है, ताख़ीर जो है वो किस लिए करवाई जा रही है और तहरीक इंसाफ के खिलाफ क्या करने का प्लान है। उन्होंने क्रिकेटिंग टर्म में ज़रा समझाने की कोशिश की खान साहब ने, ज़रा सुन। अभी तो लोगों कब्रों में दफन भी नहीं किया, गवर्नर KP खत लिख देता है कि जी इलेक्शन को डिले किया जाए। जो लोग ये अब समझ रहे हैं कि ये जो दहशतगर्दी बढ़ाई जा रही है और जो पहले से भी, और ये इलेक्शंस को मुतासर कर रही है और ये इलेक्शंस डिले करने के लिए, इनका इलेक्शन इस साल करवाने का भी नहीं था प्लान। ये आगे लेके जाना चाहते हैं, ये मैच खेलना चाहते हैं। इनके अपने अंपायर, अपने सेलेक्टरों, अपनी पिचों, अपना थर्ड अंपायर हो, कानून ये बीच में मैच के बदलते रहे। देख रहे हैं ना, दूसरी टीम शायद जीत ना जाए, कानून भी बदलते हैं, कानून भी गेम के ये बदल रहे हैं। और जो मुखालिफ टीम है उसके कैप्टन को ये जेल में डालना चाहते हैं। जब ये समझेंगे ना कि अब ये टीम बिल्कुल ही नकारा हो गई है तो फिर वो 12th मैन जो बाहर लंदन में बैठा हुआ है वो जब समझेगा ना, वो इतना डरपोक आदमी, वो सिर्फ तब वापस आएगा जब वो समझेगा अब टीम काबिल हो गई है कि जनाब मैं अब नेल्सन मंडेला आके अब मैं जीत लूं। ऐसे होना नहीं लगा। यानी साहब वाकई ऐसा है कि आप लोग एक फिक्स मैच खेलना चाह रहे हैं इंतखाबात के हवाले से, और दूसरा वो कह रहे हैं कि हमारे हाथ पांव बांध के हमें इंतखाबात की तरफ निकलने की बात हो रही है। तीसरा वो ये कह रहे हैं खान साहब कि वो बात तो बड़ी जायज़ है कि गवर्नर पंजाब भी ख़त लिख रहे हैं सिक्योरिटी और मईशत की सूरत हाल की वजह से अभी इंतखाबात के हवाले से कह रहे हैं मुशावरत होनी चाहिए पहले तमाम पोलिटिकल पार्टीज़ के साथ।
दूसरा पंजाब केपी के गवर्नर खान साहब कह रहे अभी तदफीन मुकम्मल नहीं हुई थी, जो शहदा थे सानिया पेशावर के, उन्होंने खत लिख दिया इलेक्शन कमीशन को कि भाई दहशतगर्दी इसलिए इलेक्शन नहीं हो सकते। ये तो इलेक्शन आप सिंध और पंजाब क्यों भाग रहे इलेक्शन से? सिंध और पंजाब के सैलाब से लोग आज़ादी नहीं हुए थे, इन्होंने इंतखाबात की बात की, हमने चीखा चिल्लाया कि भाई अभी हमारे गाँव इलाके डूबे हुए। पंजाब में कोई सैलाब नहीं है सर, वो थोड़े बहुत इलाके आए थे ज़ेरे जो इलाका था सिंध और बलूचिस्तान में है, वहाँ तो इंतखाबात नहीं होने ना, अभी तो पंजाब और केपी में होने। पहले आगाज में हमने जो कहा, जो इनको एतराज़ था, तब ये बात कर सकते थे, अभी नहीं करते कि भाई वो हालात ऐसे नहीं है। पंजाब का गवर्नर खुद सूरत हाल को देखते, लेकिन सिंध की सूरत हाल अभी सिंध के बहुत बड़े इलाके में पानी खड़ा हुआ है, आबादी हाँ तो चले नहीं हो रहा ना, अभी तो पंजाब और केपी की बात है ना। अपने बात की नहीं, बात में जनरली सूरत हाल मुल्क की बात कर रहा हूँ, एक इलाके की। मैं तो अभी नहीं हूँ केपी के में, मुझे क्या पता कि वहाँ हालात क्या है, लेकिन इनका जो एतराज़ है इंतखाबात में वो कर जाऊँ। लेकिन ये कैफ मस्ती में सुरूर में आकर एक मौक़िफ़ अख्तियार करते हैं, फिर उससे जब समझ में आती है तो हट जाती है। अभी आसिफ साहब की बात चल रही है, इन्होंने कहा आसिफ अली जरदारी तुम मेरे निशाने पे हो और ये आना है, और अभी अब जब होश ठिकाने आए तो क्या कहने लगे, आसिफ जरदारी मुझे मरवाएगा। आसिफ जरदारी भाई आपको इतना खौफ है तो ये हाँ, इस पे आगे चल के सर बात करेंगे, लेकिन इलेक्शन से इल्तवा वाले मामले पे जरा मुझे बता दें। हमारे मेरी तरफ से तो ये सारे मामला जुड़े हुए हैं, इंतखाबात भी जुड़ा हुआ है। आसिफ जरदारी साहब क्यों भाग रहे सर इलेक्शन से आप लोग? पंजाब और केपी में इंतखाबात होने, गवर्नर जो है गवर्नर पंजाब में नून लीग के बैठे हैं, उधर जेयूआई के बैठे हैं, दोनों पीडीएम के, वो इलेक्शन की तारीख नहीं दे रहे। समर हम नहीं भाग रहे। एक आदमी को जो सूरत हाल दरपेश आती है, आइंदा भी वो सूरत हाल ऐसे ही देखता है। जो गुज़िश्ता इंतखाब हैं, इमरान खान के एम्पायर प्लेयर फलाना जो भी बोल रहे हैं, मैं तो कितने नहीं जानता हूँ, वो सारे के सारे इनके थे। पकड़ पकड़ के जैसे रिजल्ट निकाली है, लियारी की रिजल्ट 3 दिन गुम है। आप तस्वर करते हैं लियारी को कबायली इलाका, आप जरा जी हमारा मौक़िफ़ सुन ले, जो आप कहेंगे। लियारी को इलाका गैर था जहाँ 3 दिन के बाद रिजल्ट आई। अब आपको वो खौफ है क्योंकि आपने वो ड्रामा किया हुआ है। लाड़काना की इलेक्शन आप देख लें, मुसीबत से आपने तो वहाँ के रिजल्ट अनाउंस किए। अब आपको अपना खौफ है कि आप क्या क्या मैनेज कर सकते थे, अब वो डर गए हो, अब मरे मरे जा रहे हो। इंतज़ार करो, हमें कोई जल्दी नहीं है, हम हर वक्त इंतखाब के लिए तैयार हैं, हम परेशान नहीं हो रहे। मुल्क की हालात जिस किस्म की होंगे, लेकिन आप जिस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं ये आगे आपको और तनहा करेगी। अभी आपने रोक दिया है जी, हालात क्या हो गए देखा है आपने। शेख रशीद मातम कर रहा है, शेख रशीद कहता है मेरा ये बयान नहीं है, मैंने तो खान साहब के कहने पे बात की है उसकी। अब आप बताएं। खान साहब डटे हुए, खान साहब बरकरार अपने बयान के ऊपर। अब मैं आपसे नहीं बात करता, अगले सेगमेंट में हम तफसीली बात करेंगे। जो मैं बात कर रहा हूँ जी, चैलेंज क्या चैलेंज करेंगे, इनके 4.5 साल चैलेंज ही के रहे हैं। ये भी चैलेंज कि या तो कुछ भी नहीं। अभी तो वो इलेक्शन का चैलेंज दे रहे हैं। तंदूर की रोटी भी सस्ती नहीं की, तो लोगों के लिए खाना सस्ता नहीं। आपके दौर में 25 रुपए पे चली गई है रोटी सर, आप तो रोटी की बात ना करें ना सर। जो ये आगाज कौन कर गया है सर? आगाज इससे देखिए आपने वापस आना था, रिवर्स करना था। आप तजुर्बाकार लोगों की हुकूमत है यार। आज समझ, आज भी आप खान साहब बन के बैठ गए, हमें भी तो बात करने दे। आपने किस गवर्नर हाउस की दीवार गिराई है? आपने किस प्रोटोकॉल को रोका है? आप बताएं तो सही। आपने कौन से मुसाफिर खाने चलाए हैं? आपने कौन सी खैरात से बता, आपने कौन से ऐवान सदर वज़ीर की गाय बेचकर मैशत को संभाला दिया है? मैशत का बेड़ा गर्क आप कर गए हो, ये शराइत आप तय कर गए हो। आप लोग भी महंगाई खत्म करने के लिए आए थे, कौन सी महंगाई खत्म कर ली है? वो डबल हो गई है। कैसे खत्म हो सकती थी? जो फैसले किए हुए नारे ना लगाते वो ना पहले के खत्म करने आए। महंगाई मुकाम मार्च से आप लोगों ने किए थे कि महंगाई खत्म करने के लिए आ रहे हैं। हम महंगाई के खिलाफ हैं, महंगाई के लिए जो फैसले हुए हैं हम उनसे मुत्तफिक नहीं है। हम चाहते लोग, लेकिन ये किया किसने है? ठीक है, आप कर गए हो। अभी आप निकाले इनके जमाने के वजीरों के बयानात, क्या कह रहे थे? भाई हमें महंगाई ने तबाह कर दिया। उस्मान डार साहब आज सही है। उस्मान डार साहब, मुझे तो इलेक्शन होता हुआ नजर नहीं आ रहा। जिस तरह से दोनों सूबों के गवर्नर्स ने बड़ा क्लियरली लिख दिया है कि पहले मुशावरत होनी चाहिए सिक्योरिटी की सूरत हाल पर और मुआशी सूरत हाल के ऊपर, उसके बाद फिर इंतखाबात के वाले से कोई तारीख देने पर बात होगी। तो अब फिर क्या करेंगे आप लोग? मुशावरत का हिस्सा बनेंगे ऐसे किसी को जो कोई मुशावरत होनी चाहिए फिर, या फिर इंतखाबात आप तो कह रहे हैं कि होनी चाहिए, लेकिन वो मुशावरत की बात कर रहे हैं दोनों गवर्नर? देखें समर, मुशावरत से पहले तो इन्हें तस्लीम करना होगा ना कि इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात का लीडर है। इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज पाकिस्तान में एक हकीकत है।
जब आप इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनते हैं, जब इनकी आप टॉक शोज में बैठ के गुफ्तगू सुनते हैं, तो फिर तो ऐसे लगता है कि ये सब कुछ इमरान खान के बिना मैनेज कर सकते हैं। आज इनको इमरान खान की ज़रूरत है, इमरान खान को इन लोगों की ज़रूरत नहीं है। पहले ये सुन लें, कुआं प्यासे के पास चल के नहीं आता है, प्यासे को कुएं के पास चल के जाना पड़ता है। अगर ये चाहते हैं कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ ऑन बोर्ड हो, मुल्क का सबसे बड़ा लीडर इमरान खान ऑन बोर्ड हो, तो फिर ये पहले संजीदगी का मुजाहरा करें। इमरान खान के बारे में जो राय रखते हैं, ख्यालात का इजहार करते हैं, फिर ये अपना माइंडसेट चेंज करें ना। इन हालात में तो गुफ्तगू तो दूर की बात है, बैठना नामुमकिन है, मैं आपको बताऊं। और दूसरा, सोच से कहना पड़ रहा है, इन्होंने तो खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन कैंपेन का आगाज कर दिया पेशावर सानिया को लेके। पेशावर सानिया पे पूरी की पूरी पीडीएम, ये 13 सियासी जमातें इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनने बशमूल वजीर आजम आज वो कैबिनेट से खिताब कर रहे थे। और मुझे दिली अफसोस हुआ सुन के कि उन्होंने सारा अटैक इमरान खान पे रखा, अरबों रुपए दे दिए, ये क्या किया वो क्या। भाई अभी तो वहां लोग जिनके प्यारे अल्लाह को प्यारे हो गए, शहीद हो गए, जो आज मेरे लीडर ने भी बात की कि वो कब्रों में नहीं उतरे और आप लोगों ने उस साने पे सियासत शुरू कर दी है। जी सारा कसूर इमरान खान का है, पाकिस्तान तरीके इंसाफ का है, लोगों के सेंटीमेंट के साथ खेलने की कोशिश कर रहे हैं। इन हालात में भी ये सियासत करना चाह रहे हैं। पहले तो मैं चाहूंगा कि हम सियासत ना करें पेशावर सानिया पे। पाकिस्तान है तो समर ये सब कुछ है, सियासत भी है, सियासी जमातें भी हैं, हम सब हैं। मुल्क में कम से कम नेशनल सिक्योरिटी के इशू को लेके, कौमी सलामती को लेके, हमारे इन अजीम पख्तूनों की जानों को लेके, पूरे पाकिस्तान के अजीम 22 करोड़ लोगों की को महफूज करना, उनकी जानों की हिफाजत करना, सबसे पहले हम सबको मिलकर इस तरफ देखना है। ये क्या शुरू कर दिया इन्होंने, मैं तो देख के हैरान हूं कि किस तरह से ये सोचते ही नहीं है। और इन्होंने वो पेशावर साने पे पॉलिटिक्स शुरू कर दी है। अगर मैंने पॉलिटिक्स करनी हो तो इनसे पूछा जा सकता है, भी रेड एरिया था, आप किस तरह से उधर जा सकते हैं। आप एक रेड जोन में बंदा घुस गया, आइडेंटिटी कार्ड चेक नहीं हुआ, इतने वजनी किलो लेकर ये बारूद वहां कैसे घुस गया वो। तो हम भी ऐसी बातें कर सकते हैं। सारा सोशल मीडिया भरा हुआ है। कर रहे हैं आप लोग। वो तो पूरी कैंपेन्स इस वक्त चल रही है डिजिटल मीडिया के ऊपर। ज्यादा लोग जो उस कैंपेन का हिस्सा है वो तहरीक इंसाफ के बड़े फॉलोअर्स हैं जो पूरी कैंपेन चला रहे हैं डिजिटल मीडिया के ऊपर इस सानिया को लेकर। देखें समर, सबसे पहले तो मैं सबको ये पैगाम देना चाहता हूँ यार, एंड ऑफ द डे हम सब ने मरना है मेरे भाई। हर वक्त सियासत भी नहीं होती, हर वक्त नेगेटिविटी। इसलिए मैं सबसे पहले इनको पैगाम दे रहा हूँ, ये लीडर्स हैं, ये रहनुमा है, कम से कम इनको इस बात का एहतियात करनी है कि हम इसके ऊपर सियासत ना करें। मैं एक स्टेटमेंट दूंगा, मैं अपनी पार्टी को यहाँ बैठ के रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मैं कोई एक छोटा सा सोशल मीडिया एक्टिविस्ट नहीं हूँ। मैं अगर एक बात करता हूँ, एक स्टेटमेंट है, तो मैं भी अपने अल्फाज का चुनाव कम से कम पेशावर सानिया पे देख के करूंगा। जो मेरे लीडर ने बात की कि पहले रूट काज पे जाने की जरूरत है, क्यों हम पराए की जंग में घुसे, क्यों हमने बिलियंस ऑफ डॉलर लगाए, 80,000 पाकिस्तानी हमने कुर्बान किए, क्या हासिल हुआ हमें एंड ऑफ द डे, मुझे बताए ना। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस जिसको 10 साल परफॉर्मेंस की बात की जाती है, पीटीआई की, खड़ा किया पांव पे मिसाली पुलिस बनी। सर मैं कुछ देर पहले उस्मान डार साहब में शहबाज शरीफ साहब का बयान सुन रहा था। वो कैबिनेट के अंदर बात कर रहे थे, कह रहे 450 अरब से ज्यादा हमने दिया है पिछले 10 साल में खैबर पख्तूनख्वा को सिर्फ पुलिस की इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए। कह रहे हैं वो नहीं बढ़ सकी। वो कह रहे थर्मल स्कैनर तक आपके पास नहीं है, फोरेंसिक लैब अभी तक भी, वो कह रहे पंजाब में चीजें भेजे जाते हैं नमूने वहां से जो भी भिजवाने होते हैं, वो कहते पंजाब केपी के अंदर वो तक नहीं बना सके। देखिए समर, आप न्यूट्रल एक सर्वे करें। यही आपका सिटिंग वजीर आजम और इनका पूरा खानदान 30 साल से पंजाब पे मुसल्लत है। ये जनाब खुद 10 साल पंजाब में रहे हैं, लगातार सीएम रहे हैं, उससे पहले रहे हैं, इनके बड़े भाई नवाज शरीफ रहे हैं। ये मुआवजा कर लें पंजाब पुलिस का खैबर पख्तूनख्वा पुलिस से, ये मुआवजा कर लें, सर्वे कर लें। हमारे तो जो वहां नाकिद हैं, जो अपोजिशन के लोग हैं, वो कहते थे कि पुलिस में चेंज आया, रवैयों में चेंज आया, पूरी अपलिफ्ट हुई है खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस। तो शहबाज शरीफ को कम से कम ये कहते हुए शर्म आनी चाहिए कि मैं पंजाब पुलिस तो ठीक नहीं कर सका, उसे करप्शन पे लगाया हुआ था। जिनका काम लोगों की जानों की हिफाजत करना है, वही लोगों को लूट रहे हैं। आपका पॉइंट आ गया उस्मान डार साहब, ठीक है। सियासत करनी है तो बहुत मैं बात कर सकता हूँ और आधा घंटा बात हो सकती है। बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है इस वक्त एक डिबेट जारी चल तो रही है। बात इंतखाबात के हवाले से मैं ये करना चाहता हूँ कि 91 दिन भी नहीं होने देंगे, 90 दिन के अंदर इलेक्शन होंगे। हमने आईनी रास्ता अख्तियार किया है,
आइन इजाजत नहीं देता 90 रोज से आगे जाएं। अगर ये पाकिस्तान मजीद मुतम्मल नहीं हो सकता अनारकी का, अगर ये इलेक्शन नहीं करवाते 90 दिन के अंदर, फिर पाकिस्तान की सड़कों पे दमादम कलंदर होगा, कंटेनर्स होगा, लाहौर की सड़कें होंगी, पंजाब की सड़कें होंगी, खैबर पख्तूनख्वा की सड़कें होंगी। फिर हम देखते हैं कि इलेक्शन कैसे आगे जाता है। नज़ीर लगारी साहब, आपकी राय में जाहिर है इस वक्त तो दोनों गवर्नर्स ने तो बड़ा क्लियरली बता दिया है, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि वो इंतखाबात नहीं करवा रहे, लेकिन मुझे थोड़ा सा इस चीज़ पे ज़रूर है कि अभी ये पेशावर का सानिया नहीं हुआ था, उससे पहले ही 3 रोज़ पहले ही गवर्नर जो हैं केपी के हाजी गुलाम अली साहब, उन्होंने तब भी कह दिया था, चले अब तो उन्होंने ख़त लिखा, ये सानिया हो गया पेशावर का, उससे पहले वो ख़त ये मीडिया टॉक वो कर चुके थे कि भाई इंतखाबात के वाले से मैं तारीख नहीं दे सकता, बल्कि जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं वो और दीगर जो इसमें स्टेक होल्डर्स हैं वो तारीख देंगे, वो कंफर्म करेंगे, यानी कि वो क्लियर यहाँ पे क्लियर करेंगे कि हालात ठीक हैं, तो तब जाके मैं इंतखाबात की तारीख दूंगा। ज़रा सुन लें, इससे पहले भी वो बता चुके हैं, इनके मूड में नहीं थे इस वाक़े से पहले भी, ज़रा सुन लें। इस किस्म के हालात में मेरा इख्तियार नहीं है कि मैं कहूँ कि इलेक्शन हो या ना हो, बल्कि इदारे इंटेलिजेंस जो हमारे दीगर इदारे हैं, इस्टेब्लिशमेंट और रिपोर्ट देंगे और इलेक्शन कमीशन उनके माबेन में। इसके अलावा हम हमारी इकॉनमी की हालत दुनिया को पता है, इस वक्त जो बहरान है, तो हमें इस पर भी सोचना चाहिए। तो नज़ीर लगारी साहब, फिर खान साहब तो ठीक कह रहे हैं कि ये इन लोगों का पूरा ये इलेक्शन कराना ही नहीं था, इन्होंने तो बहाना मिल गया एक पेशावर सानहे की सूरत में कि भाई इंतखाबात नहीं करवाने, इनका मूड था ही नहीं पहले ही इंतखाबात करवाने का। और अभी ये जो पंजाब और केपी के दोनों गवर्नर ने कह दिया ख़त लिख के भाई कि पहले मुशावरत करें सिक्योरिटी के मामले पर, मईशत के मामले पर, मुआशी सूरत हाल पर फिर कोई इंतखाबात की बात होगी, तो ये तो फिर इलेक्शन से फरार ही हुआ फिर। जी नज़ीर लगारी साहब, बात यह है कि आइन आपको इस बात की इजाजत नहीं, जी मैं अर्ज कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि आइन इस बात की इजाजत नहीं देता है कि आप इलेक्शन का उन दिनों से ज्यादा ले जाएं, आगे ले जाएं जिन दिनों का तयन आइन ने कर दिया है। आइन कहता है कि असम्बली के डिसॉल्व किए जाने के 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए, तो इससे कोई भी फरीक, कोई भी शख्स, कोई भी इदारा, ना इलेक्शन कमीशन, ना हुकूमत, ना कोई सिक्योरिटी इदारा इससे फरार हासिल नहीं कर सकता है। अगर आप आइन को अपहोल्ड करना चाहते हैं तो फिर आपको इलेक्शन की तरफ जाना होगा, व्हाट कम में, कुछ भी हो जाए आपको इलेक्शन की तरफ जाना है। तो इस सिलसिले में मैं बिल्कुल क्लियर हूं कि तमाम सियासी जमातों को इलेक्शन से, ये इलेक्शन चूंकि असम्बलियाँ तोड़ दी गई हैं, इसलिए इस खला को पुर करने के लिए इलेक्शन होने चाहिए। अगरचे मेरा ज़ाती नुक्ता नज़र ये था कि ये इलेक्शन इन असम्बलियों के बाकी मुद्दत के लिए होने चाहिए, लेकिन अगर इस पर इत्तफाक रहा है नहीं बाकी मुद्दत के लिए नहीं, फिर 5 साल के लिए होने चाहिए, तो भी मुझे कोई एतराज़ नहीं है। ठीक है जी, अगर सियासी फरीक राजी हो जाते हैं तो मुद्दत के लिए भी कर लें, पूरी एक नई 5 साल की मुद्दत के लिए कर लें। लेकिन उसके आगे जो कुछ आज बहस होती रही है, जो कुछ दहशतगर्दी के बारे में कहा जाता रहा है, तो दहशतगर्दों के तरफदार कौन रहे हैं पाकिस्तान में? जो लोग मस्जिदों पर, इमाम बारगाहों पर, ग्रेजन्स पर, छावनियों पर और इबादत गाहों पर बाकायदा हमले करते थे, उनके वकील कौन रहे हैं? उनके वकील इमरान खान रहे हैं, और कोई और तो नहीं रहा है। और वो हमेशा उनकी तरफ से वकालत करते रहे, वो कहते रहे कि इनके खिलाफ जंग जो है ये दुश्मन की जंग है। वो ऑपरेशन रद्दुल फसाद और ऑपरेशन ज़र्ब अज़ब के हामी नहीं रहे हैं, उनने कभी भी इस चीज को ओन नहीं किया। अब कहते हैं कि जी मेरे दौर में तो नहीं हुआ, अब क्यों हो रहे हैं दहशतगर्दी? तो आपके दौर में मैं आपको याद दिलाता हूं, आप कोयटा जाने को तैयार नहीं थे जब कोयटा में धरना दिया जा रहा था, आप वजीर आज़म थे। आज से 2 साल पहले 2021 की बात है, और यही मौसम था, यही दिन थे और यही ठंड थी जब लाशें रखकर, दर्जनों लाशें रखी हुई थी और वो लोग धरना देकर बैठे हुए थे, और आप कहते हैं मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, मैं ब्लैकमेलिंग में नहीं आऊंगा। तो आपके दौर में दहशतगर्दी नहीं हुई, आपके दौर में तो ऐसी दहशतगर्दी हुई है कि रोंगटे खड़े कर देने वाली हुई है। सही है। और वो आपके प्यारे राज दुलारे जिनसे आप प्यार से, मोहब्बत से बातचीत कर रहे थे, मुज़ाकरात कर रहे थे, किस बात के मुज़ाकरात? फिर ये ऑपरेशन क्यों किए गए थे जब आप उनसे मुज़ाकरात करना चाह रहे थे? ये फिर आपने इतने ऑपरेशन पर जितने नुकसान हुए वो कौन आकर पूरा करेगा? लोग बेघर हुए हैं, लोगों ने
कुर्बानियां दी हैं, लोगों की जानें कुर्बानियां हैं, और आप दहशतगर्दी को और जस्टिफाई करेंगे कि जनाब नहीं, अमेरिका की जंग में हमें नहीं जाना चाहिए, अमेरिका हमारे घर में आकर घुसे और हमारे जो है वो आप पहले उनके आलाकार बने, फिर दहशतगर्दों को पालें, फिर उनको ट्रेनिंग दें, फिर उनको दहशतगर्दी के लिए तैयार करें, और उसके बाद फिर वो हमारे मद्दे मुकाबले आ जाएं और अपने सारे चीजें छोड़कर मुल्क के अंदर कत्लेआम करना है। नहीं, ये अमेरिकी जंग है। तो ये नुक्ते नजर भी नहीं चलेगा। वो तो इमरान खान का मौक़िफ़ ये था। लगारी साहब, अगर मैं गलत हूं तो मुझे दुरुस्त कीजिएगा कि अफगानिस्तान के अंदर हम जो इस जंग का हिस्सा बने थे, उस पर वो कह रहे हैं कि हमें अमेरिकी जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहिए था। वॉर ऑन टेरर के हवाले से वहां जो हमने लड़ी, वो कह रहे हैं उसका बैकलैश पाकिस्तान के अंदर आया जाकर सारा। कत्तन नहीं, वो कभी भी उस जंग के मुखालिफ नहीं रहे हैं। वो सिर्फ जनरल मुशर्रफ के दौर में दहशतगर्दों के खिलाफ जो कार्रवाई हुई, फिर जब ऑपरेशन सवात वाला ऑपरेशन हुआ, फिर उसके बाद जब वजीरिस्तान में ऑपरेशन हुआ, वो उसकी मुखालिफ रहे हैं। और जब ये सारे के सारे पलकर बढ़कर जवान हो चुके थे और आपके छावनियां जो हैं वो आ रही थी, जद पर आ रही थी, जब आपके ग्रेजन जद पर आ रहे थे। पॉइंट क्या है कि आज ये जो कुछ हो रहा है, आप कह रहे हैं कि इमरान खान उसके जिम्मेदार है सारे कुछ के? इनके भाई उनके पुष्ट पना रहे हैं, ये उनके पुष्ट बना रहे हैं और उनकी हिमायत करते रहे हैं, और सारी दुनिया इनको तालिबान खान कहती रही है। ये कोई आज की बात थोड़ी है, ये हमेशा इस मौक़िफ़ के रहे हैं। जी ठीक है। डॉक्टर साहब, आप इस पर कुछ ऐड करना चाहेंगे? मैं फिर चांदी साहब की तरफ ज़्यादा इस पर आपको अगर रिस्पॉन्ड करना चाहें तो सारा मुद्दा ही खान साहब पे आ गया। मैं पहले भी आपको यही कह रहा था कि इन्होंने तो उस पेशावर साने के ऊपर सियासत शुरू कर दी है। ये तो इमरान खान को गिरा नहीं सके पिछले 10 माह में, तो शाहाना को ले लें, फॉरेन फंडिंग को ले लें, दहशतगर्दी को ले लें, हर तरह के पर्चे काटे, हर तरह से इन्होंने नहल करने की कोशिश की, अंदर डालने की कोशिश की। तो अब इनको ये लग रहा है कि अब 10 माह से हमने पूरी कोशिश कर ली, इमरान खान की पॉपुलैरिटी ऊपर से ऊपर जा रही है। अब ये खैबर पख्तूनख्वा के अजीम लोगों के सेंटीमेंट और उनके जज्बात के साथ खेलना चाह रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि इसका भी इन्हें रद्द-ए-अमल आएगा। लोग बड़ी अच्छी तरह समझते हैं कि ये सारी सिचुएशन, पहले तो ना आज इमरान खान की वहाँ हुकूमत है, ना सूबे में है, ना मरकज में है। बॉर्डर मैनेजमेंट फेडरल हुकूमत का सब्जेक्ट है। ये सारे मामला क्या है, मकसद की किस तरफ लेके जाना चाह रहे हैं। तो लिहाजा इससे इज्तनाब करें, असल टॉक पे आए, असल बात पे आए, इलेक्शन की बात करें। साथ ही ये बराह रास्त कोशिश करते हैं कि बता दें लोगों को ये जो कुछ हो रहा है मुल्क में। जब आप मुल्क में हर वक्त इमरान खान को अंदर कैसे जेल में डालना है या नहल कैसे करना है, हुकूमत ऊपर से लेकर नीचे तक ये सोच रही होगी, तो क्या सिक्योरिटी, क्या मैनेजमेंट यार। फिर तो ये कुछ होगा जो मुल्क में हो रहा है। ठीक, चांदी साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पीटीआई कैसे इक़्तिदार में आई, खान साहब कैसे इक़्तिदार में आए, अब ये राज नहीं रहा। पूरी दुनिया को पता है कैसे आए हैं। कैसे आए सर? वो एहसान मानते रहे जनरल बाजवा का। हाँ। सब ने कहा कि एहसान फरामोशी कर रहे हो, बाजवा साहब को गालियां दे रहे हो। दुनिया पूरी यही मानती है। और क्या, अब ये मेरे दोस्त है बैठे में, ये कह रहे हैं इमरान खान कुआं है, ये ऐसा कुआं है जो खुद चल चल के जा रहा है सबके पास कि जनाब प्यास बुझाएं, कोई इस कुएं से प्यास बुझाने को। भाई कुआं तो एक जगह खड़ा होता है, आप तो मिन्नतें करने में हैं। बात करें, कल तक आप सियासतदानों से बात करने के लिए तैयार नहीं थे। मैं इनसे बात नहीं करूंगा, चोरों से, उनसे करूंगा जो असल मालिक है। अब करो बात, अब क्यों कर रहे हो? लेकिन हमने क्या कहा, इधर इमरान खान वजीर आजम हुआ, उधर मेरे चेयरमैन बिलावल का, और खुदा को जवाब देना है शहबाज शरीफ का बयान, दोनों का असेंबली में मौजूद रिकॉर्ड पे है कि हम आपके साथ गैर मशरूत हिमायत करते हैं। तब हमें चोर करके निकाल दिया। अब कह रहे हो बातें करें, बातें कैसे करेंगे आपसे? आपका रवैया खैर सियासी। वो जो आप बाजवा साहब की बात भी कर रहे हैं ना कि उनके साथ एहसान फरामोशी कर दी, वो उसकी वजह बता रहे हैं खान साहब। आज खान साहब ने उसकी वजह बताई है कि उनसे क्यों इख्तिलाफ हुआ। अभी मैं बाजवा साहब की तरफ से नहीं बोल रहा ना, मेरा जिम्मा है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि वो जो फतेह थी वो बाजवा साहब का एहसान था, और जो पहले आपने तब तराक दिखाया वो तालिबान का एहसान था। पूरे पाकिस्तान में नारा लग रहा था ये जो खान साहब की शान है ये तालिबान का एहसान है। तालिबान साहबान के लिए किसने मुरादें दी? तालिबान साहबान के लिए किसने इजाजतें दी? आपने कहा। अच्छा बुरा तालिबान किसने कहा? आपने कहा। सारी बुराइयां आप करते हो। करना तो ये चाहिए समर, मेरे दिल की बात पूछे,
ईमान से, ये खामखा बातें हम कर रहे हैं। हमने कभी किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया, जिम्मेदार ठहराई ना, कभी नहीं। हाँ, कल मैं टीवी पे एक पे था, उन्होंने नाम लिए, मलिक साहब ने, नदीम मलिक ने नाम लिया, वो जनरल साहब का लिया, तालिबान खान का लिया, और हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का लिया। मैं कह रहा हूं इनको सजाएं ना दो, इनको सिर्फ असेंबली में लाकर कहो तो सही कि आपने ये किया क्या है। यहां कोई पूछने वाला नहीं है। जो चोर है वो अलग होकर एकदम कहता है मैं चोरों के खिलाफ आया हूं। चोर तो सबसे पहले आप है। अभी आप कहते हो तोशाखाना कुछ नहीं, वाकई आपके लिए तो कुछ नहीं है तोशाखाना। सही है क्या भाई, वो आपको उन्होंने लकीरें डाली, कल नहीं कुछ नहीं किया, ऐसे काली ये लकीर। अब आपके लिए क्या है? आपको इलेक्शन कमीशन ने तोशाखाना में चोर करार दिया है। हम भी हैं ना, हम पर केस चलते, केस तो चलना चाहिए ना। वो जो इमरान खान के एस्टेब्लिशमेंट से वो कहते हैं मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, उन्होंने, आप कहते हैं वो लेके खान साहब को आए, वो कह रहे हैं मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, हमने बड़े अच्छे काम किए उनके साथ मिलके पाकिस्तान के लिए, लेकिन कह रहे हैं कि मेरे इख्तलाफात जो हुए वो आप लोगों को एनआरओ दिलवाने के चक्कर में कह रहे हैं भाजपा की सिफारिश की। जरा सुन लें उनका बयान, जरा मैंने सुना है, नाज़रीन को भी सुनाना है, जरा वो सुना देते, बहुत बातें सुनी है सर, वो सुना देते जरा, सुन ले बयान। वो कह रहे हैं कि इख्तलाफात क्यों हुए, बहुत बातें सुनी है, बहुत बातें सुनी है मैंने। मेरा जनरल बाजवा से इख्तलाफ पहला ये हुआ कि एक्सटेंशन के बाद जनरल बाजवा ने बार बार हमें कहा इनको एनआरओ दे दो, जो हमने रिफ्यूज कर दिया। दूसरा इख्तलाफ उनसे हुआ जनरल फैज के ऊपर। मैं ये चाह रहा था कि उनको ये सर्दियों तक जनरल फैज को रखा जाए। जनरल बाजवा ने ये जो इनको एनआरओ 2 दिया है, ये सबसे बड़ी गद्दारी है। जाड़ियो साहब वो कह रहे हैं कि एक तो फैज को हटाए जाने के मामले पे और दूसरे एनआरओ के मामले पे हुआ सारा। आसिफ अली जरदारी साहब से अभी आपकी जान निकल रही है। अभी आप बार बार बोल रहे हैं वो मुझको कत्ल कराना चाहता है। ये खौफ नहीं है तो और क्या है? आपके शेख रशीद ने आज बयान दिया है, ये खौफ नहीं है तो क्या है? उन्होंने कहा जनाब मैंने एनआरओ पे बता दें, वो कह रहे हैं कि एनआरओ दिलवाने के लिए आपके ये हुआ सारा कुछ है। ये बात झूठ है। ये मियां साहब नाराज हो जाएंगे। मियां साहब ने भी पूरे दौर में ये बात की। वैसे आज मियां नवाज शरीफ को इमरान खान ने 12वां खिलाड़ी करार दे दिया, 12th महीने को। अच्छा है, लेकिन मैं जो बात कह रहा हूं, आप भी मानते हैं 12th महीने? देखिए अभी आप शेख रशीद को ना बोले ना, वो उनके सबसे बड़े पहलवान थे, तूफान खान थे। उन्होंने क्या कहा है जनाब? मैंने नहीं कहा जरदारी साहब को हवाला दिया, मैंने तो इमरान खान साहब की बात की है। इमरान खान डटे हुए। मैं इस पे ब्रेक के बाद इस पे बात करेंगे सर, ब्रेक के बाद बात करेंगे इस पे। इमरान खान डट गए। वो कह रहे हैं जी कि जो हतक इज्जत का दावा किया आसिफ अली जरदारी ने, वो कह रहे मैं तो शुक्र अदा करता हूँ इसका। उसी तरह खान साहब ने कहा मैं शुक्र अदा करता हूँ, जिस तरह उन्होंने तहरीक अदम एतमाद की दवा कहा था कि मैं शुक्र अदा करता हूँ, ये लेकर आए हैं। बहरहाल अभी उन्होंने करना क्या है, खान साहब कह रहे हैं मेरी बड़ी तैयारी है, बड़ी किताब लेके मैं जाऊँगा अदालत के अंदर, सबूतों की बात होगी। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू शो। नाज़रीन, इमरान खान साहब ने आसिफ अली जरदारी को बड़ा चैलेंज दे दिया। वो कह रहे हैं कि आपने जो हतक इज़्ज़त का दावा दायर किया है, वो कह रहे हैं मैं तो इसका शुक्र अदा करता हूँ और अब मैं आपका मुकाबला करूँगा जाके अदालत के अंदर। ज़रा सुन लें खान साहब ने इस पर क्या कमेंट किया। एक क़यामत की निशानी आ गई है। आसिफ जरदारी ने मेरे ऊपर हर्जाना कर दिया। डेफेमेशन का क्या मतलब होता है? कि मेरी रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाया गया है, इसलिए मैं अदालत में जा रहा हूं। आसिफ जरदारी साहब, सबसे पहले जब ये अदालत में केस जाएगा, मैं तो बड़ा शुक्र कर रहा हूं कि आप, और ये जो आसिफ जरदारी आपने जो गेम की है, ये एक स्प्लिटर ग्रुप है दहशतगर्दों का। मुझे डिटेल्स पता है कि कौन से वो एजेंसीज के ऑफिसर्स उसके साथ, आपके साथ मिले हुए हैं जिन्होंने प्लान किया है। और मैं बड़ा शुक्र कर रहा हूं कि इस आदमी को मेरे साथ अदालत में खड़ा करो। मैं इसकी पूरी किताब होगी, इतनी बड़ी किताब होगी बताने के लिए कि इसके पास रेपुटेशन ही नहीं है डिफेंड करने के लिए। लेकिन उस्मान डार साहब, अदालत में तो गालिबन जरदारी साहब ने जो किया है वो उनके हवाले से जो खान साहब का बयान है कि आसिफ अली जरदारी ने दहशतगर्द तंजीम को पैसे दिए हैं उन्हें कत्ल करवाने के लिए, उस हवाले से खान साहब को अदालत को शायद मुतमईन करना पड़ेगा। माजी किसका क्या है उस पर तो मेरा से अदालत ही पूछेगी उनसे, स्पेसिफिक जो है उनका हर्जाना है। देखिए, जब ये बात अदालत तक जाएगी फिर सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी, लेकिन पूरी कौम और जो भी व्यूअर्स आपके मुझे सुन रहे हैं, ये सारे बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि आसिफ अली जरदारी की कैसी शोहरत है। और ख़ास तौर पे आसिफ अली जरदारी की तो आलमी सतह पे जो शोहरत है वो पूरी कौम जानती है। किस 10% के नाम से वो जाने जाते हैं। उनके ऊपर तो किताबें लिखी हैं। खुश होना चाहिए, चांडियो साहब बैठे हैं कि उनकी लीडरशिप के ऊपर तो किताबें लिखी जा चुकी हैं, इवन टीवी टॉक शोज हो चुके हैं।
और इसी तरह दूसरी लीडरशिप को देख लें जिनको वो पेंथ हाउसेज और क्या क्या नहीं सरे महाल से क्या क्या बातें नहीं की गई। मैं एक चाडियो साहब तो कह रहे हैं, चाडियो साहब तो कह रहे थे प्रोग्राम के शुरू में, वो कह रहे थे कि खान साहब आज से 8 महीने पहले कहते, जरदारी साहब मेरी निशिस्त पर हैं, आज वो कह रहे हैं कि वो मुझे मरवाना चाहते हैं। अभी क्यों डर रहे हैं? दूसरी बात जो मैं आपको कहना चाहता हूँ, वो आप आपने बात की तो मैं समझ उनका कमेंट मुकम्मल हो जाए। जी उस्मान डार साहब, मेरे भाई हैं मैं ये कहना चाह रहा हूँ चांडियो साहब इस पे भी रोशनी डाल दें कि इन्हीं की लीडर शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा वो भी निशानदेही करती रही, वो भी इसी तरह अपनी पीपल्स पार्टी के लीडरशिप को कहती रही कि मुझे मारने का खतरा है, मेरी जान लेना चाहते हैं, लेकिन किसी ने नहीं सुना। और क्या हुआ एंड ऑफ द डे कि चांडियो साहब को अपनी इतनी बड़ी लीडर वो अल्लाह को प्यारी हो गई, अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। आसफ अली जरदारी साहब को 5 साल हुकूमत मिली, वो अपनी अहलिया को इंसाफ ना दिला सके, उनके चोर वो उनके जो कातिल हैं वो आज भी दंदना रहे हैं, सारे बाहर हैं। तो मकसद ये लॉन्ग हिस्ट्री है इस मुल्क में असैसिनेशन की। मैं कम से कम समझता हूँ बाद में अदालत से रिहा हो गए, पकड़े गए थे, गिरफ्तार हो गए थे। यार बड़ा कातिल मुशर्रफ था, ये उनके साथ थे। बड़ा कातिल मुशर्रफ था, वहां से भागा है कोर्ट से, ये उनके साथ है। खान साहब क्यों नहीं बात करते? अब सियासी जवाब दे रहे हैं, बात तो करें, हमें मौका तो दे बात करने का। चलो इनके जवाब आए सर, आ जाए ना, हमें बीच में तो बोलते हैं आप। जी जी उस्मान डार साहब, चांडिया साहब आपकी हुकूमत में जनरल मुशर्रफ रेड कारपेट प्रोटोकॉल के साथ उतरा और घर गया और फिर बाद यार आपको पता नहीं है, लियाकत अली खान बानियों में से थे पाकिस्तान के, उसका कातिल मिला आपको? आप क्या बातें करते हो? केनेडी सदर था अमेरिका का, उसका कातिल मिला आपको? खामखा ऐसी बातें नहीं करो, पुरानी बातें कर करके अपनी ये कहना चाहता हूं, बनाना चाहते हो। नई बात पे आते हैं जरा यार, क्या जो खान साहब को थ्रेट है, क्या इनके पास नहीं, क्या है वही जो जरदारी साहब पे इल्जाम लगा रहे हैं। तो मुझे बात करने देना, इनका लीडर, उनके बाद मैं तो आपके उनका लीडर थोड़ी है जरदारी साहब। नहीं, उनके लीडर को जान से मारने की धमकी वो कह रहे हैं। अब जान क्यों निकल रही है? मुकाबला करते, मुकाबला करेंगे, जान क्यों जा रही है? वो कह रहे हैं आपको भी फिक्रमंद होना चाहिए, आपकी लीडर को भी थ्रेट थी, वो कत्ल कर दी गई। बिल्कुल झूठ है जो बीबी के हवाले से है, गलत बात है। वो वफाशवार बीबी थी और उसके बेटे इतने गैरतमंद हैं, अगर कोई ऐसी बात होती तो जरूर बात कर देते, डर के मारे नहीं करते। वो ये कह रहे हैं उन्हें भी थ्रेट थी, वो कत्ल हो गई बाद में। उन्होंने तो काम ऐसे किए थे, हमारे लीडर को भी थ्रेट है। उन्होंने तो बैन अवी सतह पर बड़े कारनामे किए थे। इन्होंने क्या किया है बैन अवी सतह पे जो इनको मारना चाहते हैं? पूरी दुनिया पे लड़े जाके। यार खुदा के वास्ते आप सब उस्मान डार साहब जरा आप बात मुकम्मल कर लें अपना आर्गुमेंट, मैंने फिर जरा गुफ्तगू आगे लेके चलना है। मैं ये कहना चाहता हूं कि पीपल्स पार्टी को खुद ऐसे हालात का सामना रहा और फिर इनकी लीडरशिप जो है बेनज़ीर साहिबा, इसलिए इनको कम से कम इस हसास इशू के ऊपर जो हमारी लीडरशिप को आई थ्रेट है, ठीक उस तरह जिस तरह बेनज़ीर भुट्टो को था, तो सीरियस लेना चाहिए। इस पे भी हमें सियासत करने की जरूरत नहीं है। अभी देखें होता ये है कि इमरान खान कहता है मुझे थ्रेट है, वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह मानता है कि इमरान खान को वाकई ही जानलेवा हमला होने का खतरा है, लेकिन सरहद पार एजेंसियों से है और ये सारी सिक्योरिटी हटा देते हैं। पंजाब पुलिस को, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को बिल्कुल ये दहशतगर्दों को मौका देते हैं आए और इमरान खान का वो शिकार करें। इसका जवाब दे। सर पंजाब में इनकी हुकूमत तो नहीं है, केयर टेकर गवर्नमेंट बैठी है पंजाब के अंदर। पीडीएम है ना, मकसद ये मरकज में तो बैठे हैं, ये आवाज तो उठा सकते हैं। आपके मुशर्रफ ने खुद मौका दिया दहशतगर्दों को, सही लीडर को जान का खतरा है, सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, कुछ भी नहीं है। ठीक, लगारी साहब आपकी, लगारी साहब का कमेंट ले लेते हैं। मैं बात करूं, मेरे बड़े भाई हैं लगारी साहब। चले आप क्या बातें कर रहे हैं? आपके लीडर मुशर्रफ ने मौका दिया दहशतगर्दों को, ये कबूल क्यों नहीं करते आप? और आप कहते हो हम दमादम मस्त कलंदर, सहमा हुआ लीडर, डरा हुआ लीडर दमादम मस्त नहीं करता। आपको हमने देखा है इस्लामाबाद के रस्तों पे, आपको हमने इस्लामाबाद के रस्तों पर दमादम मस्त कलंदर करते हुए भागते हुए देखा है, बार बार तारीखें देखे भाग कर जी। लगारी साहब आप अपनी बात मुकम्मल कर रहे हैं। ये जो थ्रेट है, ये चांडी साहब ने जबरदस्ती आपका टाइम ले लिया, वो कह रहे हमारे बड़े भाई हैं। नहीं, मेरा ख्याल ये है, मेरा ख्याल है मैं चला जाऊं इस पे सर कमेंट करें। ये जो मुझे और भी काम है, मैं ऐसा नहीं बैठा हूं। लगारी साहब ये जो थ्रेट की बात हो रही है यार, आप ये जो थ्रेट की बात हो रही है उस पर अपनी राय का इजहार करें। आप इमरान खान साहब ने सर जो आप एक आदमी को बिल्कुल भूल कर बैठे, आपने बुलाया है, सर कैसे हो सकता है सर? कैसे हो सकता है? चांडियो साहब ने कहा वो हमारे बड़े भाई हैं, मैं कमेंट कर लूं फिर उनकी तरफ आप चले जाए। इन्होंने रिक्वेस्ट की सर आपके लिए कि उनके
इनके बाद आपको कमेंट ले ली जाए। इन्होंने रिक्वेस्ट की, आपकी तरफ मैं आ रहा था अभी। सर बता दें, ये जो खान साहब कह रहे हैं कि जरदारी साहब के खिलाफ वो पूरे शवाहिद लेके जा रहे हैं अदालत के अंदर, लेकिन तो कह रहे हैं कि मैं स्पेसिफिकली नहीं बता सकता कि किसको पैसे दिए, कैसे दिए। वो कह रहे हैं उसको कोई एग्रीमेंट तो नहीं होता। नहीं, सवाल ये है कि ये उस वक्त इन्होंने सबसे पहले ये कहा था, यहाँ गवर्नर हाउस कराची में कहा था, मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूं कि ये चले गए हैं तारीक आज़म एतमाद लेकर कौमी असम्बली में। सही है। और उसके बाद खुदा का शुक्र अदा करते 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 यहां पहुंचा कि फिर इन्होंने आइन को एब्रोगेट किया, आइन को सबवर्ट किया, आइन को तोड़ा, आइन को सस्पेंड किया। और फवाद चौधरी ने फ्लोर ऑफ द हाउस में खड़े होकर आर्टिकल 5 पढ़ा। आर्टिकल 5 कहता है आइन से वफादारी, और उस पर जो है अमल किया। आर्टिकल 6 की कार्रवाई की कासिम सूरी ने, और कासिम सूरी ने कहा कि मैं इस तारीक आज़म एतमाद को मुस्तरद करता हूं। उस वक्त से आइन जो है एब्रोगेट हो चुका था, आइन सस्पेंड हो चुका था, आइन सबवर्ट हो चुका था, आइन को तोड़ा जा चुका था। और शाम को इमरान खान ने कहा कि जी मैंने असेंबली तोड़ दी, ये क्या है, मजाक होता रहा। आइन तोड़ा जा चुका है। और उस वक्त जबकि ये कह रहे थे मैं तो खुदा का शुक्र कर रहा हूं, तो फिर भाग क्यों रहे थे? फिर वो असेंबली को फेस क्यों नहीं कर रहे थे? फिर वो अमेरिका कहां से आ गया? फिर डोनाल्ड ट्रंप कहां से आ गया? फिर जनरल कमर जावेद बाजवा कहां से आ गए? फिर नवाज शरीफ कहां से आ गए? फिर साजिशें कहां से आ गई? और ये मैं बता देता हूं, ये सियासी लोग नहीं बात कर रहे हैं। मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि ये ढोंग है कि इमरान खान पॉपुलर है। पाकिस्तान में पॉपुलरिटी शायद किसी ने नहीं देखी है। ये अभी 10 साल पुरानी बात है, 10-12 साल 15 साल हुए होंगे। सर उनकी जान को खतरा तो है ना, वो खतरे की बात हो रही थी अभी 2007 को। सर किस बात की, क्या जरदारी से किसी को खतरा है? वो कह रहे हैं जरदारी साहब ने सारी जिंदगी में चिड़िया नहीं मारी है, और हमेशा ये एस्टैब्लिशमेंट और उसके हवारी जो है हमेशा उसके खिलाफ 12 साल जेल में रखा है। पूछा कभी जाकर तुम किसी ने कि भाई तुम 12 साल जेल में रहे हो, किसी इल्जाम के बगैर, कोई सबूत के बगैर, कोई जुर्म साबित होने के बगैर 12 साल जेल में रखा है। और अब कह रहे हैं कि जनाब ये मुझे कत्ल कराना चाहते हैं। वो इस तरह का आदमी नहीं है, कभी किसी ने उनको जानता ही कोई नहीं है कि आसिफ जरदारी ऐसा आदमी है। आपने एक मुजरिम बनाकर इस पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट की सबसे बड़ा जुर्म ये है कि एक शरीफ आदमी को उन्होंने रुस्वा वो किया, उनके ऊपर ये लगाया कि ये फुलां किकबैक्स लेता है। सारे इल्जाम साबित हुए कि झूठ हैं। अब ये नए झूठ हैं, इतने परसेंट। मुझसे ब्रेक लेनी पड़ रही है। मैं ये कह रहा हूं सही सर, मुझे ब्रेक लेनी पड़ रही है। मुझसे ब्रेक से आकर इस पे मजीद बात भी करेंगे। चाड़ी साहब का कंप्लीट कमेंट लेंगे, उनकी बात अधूरी रह गई थी। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू शो। नाज़रीन, बात हो रही है इमरान खान साहब की, जो कह रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी उन्हें जान से मरवाना चाहते हैं, दहशतगर्द तंजीम को पैसे दिए हैं, हतक इज़्ज़त का दावा किया, जिस पर खान साहब ने कहा मैं वेलकम करता हूं और अब मैं अदालत के अंदर मुकाबला करूंगा। तो चाड़ियो साहब, कहीं ये हतक इज़्ज़त का दावा महंगा ना पड़ जाए? खान साहब कह रहे हैं इतनी मोटी किताब लेके मैं शवाहिद किया रहा हूँ अदालत के अंदर। मैं ठीक मानता हूँ, होगी उनके पास, ये हर मसले पर उन्होंने ऐसे ही बोला है। मेरे पास टीम है बड़ी ज़बरदस्त, मैं पाकिस्तान को बहरान से निकालूंगा। वो टीम के सरबराह को आते ही पहले उसको निकाला। अब इनकी दावाओं को तो छोड़े ना, मैं इनकी इतनी छोटी दावा है जो कर सकते थे। मैं गवर्नर हाउस की दीवारें गिराऊंगा, कोर्ट से गवर्नर हाउस की आपने दीवार गिराई। आपकी दावाओं को पूरा मुल्क जानता है। और ये यतीम खाने चलाऊंगा, खाने चलाऊंगा, यतीम खाने चलाए, कौन से चलाए यार? वो लंगर खाने पीटीआई चलाई, और तो कोई नहीं चाहिए। मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, मेरा ईमान है, ईमान से जी ये डरे हुए सहमे हुए इमरान खान के खौफ का नया नाम है आसिफ अली जरदारी साहब। पहले उनके लिए कहा, अब उनके लिए जान निकल रही है। अभी आप रुके ना, अपने पांवों को मजबूत रोके। शुक्र अदा का तो आपने, जैसे उन्होंने बताया आपको, आपने बेएतमादी में भी किया। आ गए अब मेरे घेरे में, हम आपके देखेंगे जो आप किताबें लाएंगे। अभी मैं अपनी क़यादत से मोहतरम बिलावल साहब से माफ़ी मांग रहा हूँ। वो नाराज़ होते हैं, हम खान साहब की ज़ाती कोई बात करते हैं तो वो नाराज़ होते हैं। आज मैं माफ़ी मांगता हूँ। वो आप जो नेक नामी बता रहे हो आसिफ अली जरदारी साहब की, वो सारे सिंध को, पाकिस्तान को पता है।
हर बहरान में आसफ अली जरदारी को आगे आना पड़ता है। लेकिन उस आदमी के किरदार की क्या बात करेंगे समर अब्बास, जो अपने औलाद की तादाद सही नहीं बता सकता है, जो कानूनी तो बता नहीं सका कि मेरे बच्चे कितने हैं। आप क्या बातें करते हो, क्या जवाब है आपके पास? हम आपकी उम्र से थोड़े बहुत छोटे बड़े हैं, हमने आपकी नेकनामी के बड़ा दौर देखा हुआ है, उसको न छेड़ें, जातियात पर न जाएं, सियासी बात करें। सियासी बात यह है, मोहतरम आसफ अली जरदारी आपको सियासी तौर पर शिकस्त दे चुके हैं, सियासी मौत आपके दे दी। चले आपका कमेंट आ गया। नज़ीर लगारी साहब, ये जो नून लीग के अंदर ड्रिफ्ट चल रही है उस पर भी आपका कमेंट चाहिए कि इस वक्त बहुत ज़्यादा शाहिद हक़ान अब्बासी भी ओपनली आगे मरीम नवाज के खिलाफ और मुशाहिद हुसैन सैयद भी बोल रहे हैं। ये कितना चैलेंजिंग होगा नून लीग के लिए रिकवर करना इससे? मुशाहिद सैयद तो खैर आते जाते रहते हैं, कभी कहीं होते हैं कभी कहीं होते हैं, उनका तो ये पुराना तरीक़ाकार है। शाहिद हक़ान अब्बासी साहब का ये बहरहाल एक सोचने की बात है कि वो उनके दिल में क्या बात पैदा हुई है। और उन्होंने शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बनाना था, नहीं बनाया, उन्होंने शाहिद हक़ान अब्बासी को वज़ीर-ए-आज़म बनाया। और उसके बाद शाहिद हक़ान अब्बासी मरी में अपने हल्के से हार गए थे और उनको लाहौर में बुलवा कर अपने हल्के से इलेक्शन जितवाया। अब वो किस बात पर नाराज हैं? वो इस वक्त मरियम की ये पोजीशन है, मैं बिल्कुल उनका हामी भी नहीं हूँ और उनका कोई बड़ा बहुत ज्यादा हमदर्द भी नहीं हूँ, मुझे उन पर भी बड़ी तनकीद है मेरी। लेकिन इस वक्त जो भी शख्स चाहे कितने बड़े कद का हो, चाहे कितना भी बड़ा वजन रखता हो, अगर वो मरियम के खिलाफ जाएगा तो वो वही होगा जो कुछ जतोई के साथ हुआ, जो कुछ कौसर न्याजी के साथ हुआ, जो कुछ उससे पहले अवाम की तरफ से मुस्तरद किए जाने वाले लोगों के साथ हुआ। अच्छी बात कर, जो कुछ भी हुआ है वो वैसे ही होगा, उसको कोई तौकीर नहीं होगी। आपका पॉइंट आ गया सर, में ना अवाम में ना किसी के साथ। आपका पॉइंट आ गया सर, ठीक है सर जी, आपका पॉइंट है सर। मेरा टाइम बड़ा कम है। उस्मान डार साहब, अब तो मरीम नवाज ने भी कैंपेन शुरू कर दी है पंजाब के अंदर, बड़ी एग्रेसिव कैंपेन है। शाहिद हक़ान अब्बासी वालों ने एक जरा लगा है झटका, लेकिन यह है कि वो कह रही है पार्टी को दोबारा से मुनज़्ज़म कर रही है। और बात लगारी साहब वाली दुरुस्त है कि पार्टी में वोट मरीम नवाज का है, सपोर्ट उनके साथ है। समझ देखें, इनके पास ना उम्मीदवार हैं, खास तौर पे पीपल्स पार्टी की तो कोई टिकट उठाने वाला नहीं है ना पंजाब में, तो इनको असल प्रॉब्लम और चैलेंजेस है इस वक्त कैंडिडेट्स का। आज जो ये कहते थे ना नून लीग का टिकट चलेगा, आज नून लीग का कोई टिकट लेने वाला नहीं है। ये इस बात से भी खौफजदा हैं कि इलेक्शन शुरू होंगे, आप आए ना देखें ज़मान पार्क के बाहर किस तरह एक एक हलके पे 2-2 दर्जन उम्मीदवार हैं हमारे पास, सिटिंग एमपीए भी हैं, कुछ इनकी तरफ से आना चाहते हैं अगले इलेक्शंस में, कमिटमेंट मांग रहे हैं। ओवर बुकिंग हो चुकी है पीटीआई में, अब तो हमने सोल्ड आउट लिख दिया है, हाउस फुल सोल्ड सच्ची के बेच तो नहीं दिए सर, सोल्ड आउट। हाँ तो यार ये क्या बातें कर रहे हैं, ऐसे तो नहीं इनकी कांपे टांग रही है इलेक्शन का नाम सुनते हुए। तो चले चांडिया साहब, आखिर में मैं यही कहूंगा, तैयारी करें, मैदान लगना है, भागने नहीं देंगे हम आपको पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से। तगड़े हो गया ना, तगड़े हो गया, मुकाबला करेंगे आपसे, इंशाल्लाह मुकाबला करेंगे आपसे। चले जी, घोड़ा भी हाजिर, घोड़ा भी हाजिर, मैदान भी हाजिर। देखते हैं मैदान सजेगा, इंतखाबी मैदान से हालत के अंदर एक मैदान सजने वाला है। अतक इज़्ज़त के दावे पर देखते हैं कौन क्या शवाहिद वहाँ पर लेकर आता है। मेहमानों को शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।